प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। उसमें आपने कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आपको अध्ययन करना है कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन क्या है देखिएगा। कोशिकाएं अपने ही समान नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। किस क्रिया द्वारा? विभाजन क्रिया द्वारा। कोशिकाएं विभाजित होकर के अपने ही सब नई कोशिकाओं को बनाती है। इस क्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। हमने कोशिका के सिद्धांत में पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। उसमें यह पढ़ा था कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। यानी हमारी जो पहले की कोशिकाएं थीं उन्हीं से आज की वर्तमान कोशिकाएं हैं। यानी आज की नई कोशिका सभी पुरानी कोशिकाओं से ही बनी हुई हैं। तो कैसे बनी हुई हैं? इसी प्रोसेस के द्वारा बनी हुई हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन जब होता है तभी कोशिकाओं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, और जब अपनी कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं तभी शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे आप आज के 5 साल पहले जब छोटे थे तो आपके सभी अंग छोटे थे, आपकी लंबाई चौड़ाई हर एक चीज़ छोटी थी। उसके बाद 5 साल बाद अब आज के समय की बात करिए और आज के 5 साल पहले की बात करिए, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 5 साल पहले हमारे शरीर का कद आकार सब छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि आपके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ी। हमने कहा ना, कोशिकाएं दीवार में लगने वाली ईंट की तरह हैं। अगर ईंट ज़्यादा लग गई तो दीवार बड़ी हो जाएगी, अगर ईंट कम है तो दीवार छोटी रहेगी। वैसे ही शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम है तो शरीर छोटा रहेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ी तो शरीर बड़ा हुआ। इसी आधार पे तो एक कोश की जीव बहुकोश की जीव बने। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर एक कोश की जीवों में खाली एक कोशिका होती है, अतः वे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि हम उन्हें नंगी आँख से भी नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि बहुकोश की जीवों में किस आकार बड़ा होता है, क्योंकि उनमें अनेक कोशिकाएं से उनका निर्माण होता, इसीलिए उसे हम देख भी पाते हैं। ये भी बात है। अब हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि सभी जीवों का शरीर प्रारंभिक अवस्था में जन्म के समय छोटा होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर में वृद्धि एवं विकास होता जाता है। ऐसा क्यों होता जाता है? ऐसा इसलिए होता जाता है क्योंकि उसके शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं की वृद्धि होती है तभी ऊतकों में की संख्या बढ़ती है और तभी अंग बड़े होते हैं, क्योंकि कोशिकाओं से ऊतक बने हैं, ऊतकों से अंग बने हैं। तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह कोशिकाओं में वृद्धि होने के कारण ही शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है। तो कोशिकाओं में वृद्धि किससे होती है? कोशिका के विभाजन से होती है। कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को जन्म देती है, जिससे शरीर का आकार प्रकार संरचना में वृद्धि होती है। तो हम इसी बारे में अब चर्चा करेंगे कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है। देखिए, कोशिकाओं का विभाजित होकर के, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कोशिका विभाजन का? कोशिकाओं का विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को बना लेना या कोशिकाओं का विभाजित होकर के नई कोशिका बनाना कोशिका विभाजन कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस बात को, कोशिका विभाजन कैसे होता है। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर देखिएगा, समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की दैहिक कोशिकाओं में होता है। देखिए, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब
हमारा जो संपूर्ण शरीर बना हुआ है उसमें अब मनुष्य की बात करें तो 10 की घात 16 यानी अरबों कोशिकाएं हैं। तो इन अरबों कोशिकाओं में दो प्रकार हैं। एक वे कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंगों को बनाती हैं, एक वे कोशिकाएं जो हमारे शरीर के जनन कोशिकाओं को बनाती हैं, जो जनन क्रिया में भाग लेती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक शरीर के अंगों को बनाने में जो भाग लेती हैं, जिन्हें हम कायिक या दैहिक कोशिका कहते हैं। और दूसरी कोशिका है जनन कोशिका। देखिए, दैहिक कोशिकाएं शरीर के निर्माण में भाग लेती हैं और जनन कोशिकाएं जनन क्रिया में भाग लेती हैं। जनन कोशिकाएं मात्र दो हैं। एक है नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, और एक है मादा युग्मक, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु को हम जनन कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। और दैहिक कोशिका तो इनको छोड़ दें हम, खाली शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ करके शरीर में बाकी जितनी कोशिकाएं बचती हैं सब दैहिक कोशिकाएं हैं। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, जनन कोशिकाएं कहाँ पर भाग लेते हैं? जनन क्रिया में भाग लेती हैं, क्योंकि यही जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु जब मिलती हैं तो नए जीव का विकास होता है। इन्हीं के मिलने से निषेचन होता है और तत्पश्चात नए जीव का विकास होता है, नए जीव का फॉर्मेशन होता है। तो उस समय एक काम करेंगी जब जनन क्रिया करना होगा, अन्यथा ये कोशिकाएं निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहेंगी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए। जैसे अगर नर है यानी पुरुष है तो उसमें जनन कोशिका शुक्राणु होगी, अगर स्त्री है तो उसमें जनन कोशिका अंडाणु होगी। ये कोशिकाएं उसी वक्त काम करेंगी जब जनन करना होगा, शेष समय में, शेष काल में ये निष्क्रिय अवस्था में होगी। यानी यूँ कहें हम तो ऐसा बोल सकते हैं, जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु केवल जनन काल में ही विभाजन करेंगी। यानी इनमें कोशिका विभाजन कब होगा? जनन के समय होगा, रिप्रोडक्शन के समय होगा, नए जीव के निर्माण के समय होगा, अन्यथा इनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी। परंतु दैहिक कोशिकाएं जो हैं वो तो संपूर्ण शरीर में पाई जाती हैं, जो शरीर का वृद्धि एवं विकास करती हैं, और इनमें कोशिका विभाजन निरंतर यानी हमेशा होता रहता है, कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि जनन कोशिकाएं केवल और केवल उसी वक्त काम करती हैं जब जनन प्रक्रिया होनी होती है। जैसे नर अगर जनन करता है तो शुक्राणु उस समय डिवाइड होगा, मादा में अंडाणु। लेकिन दैहिक कोशिकाएं सदैव क्रियाशील होती हैं और ये सदैव कोशिका विभाजन करती हैं, और जिससे निरंतर शरीर का वृद्धि एवं विकास होता रहता है। अब देखेंगे हम कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। कैसे यह होता है इसको देख लेंगे हम, और ये भी आपको इसमें जानना है कि समसूत्री में किन कोशिकाओं का विभाजन होता है और अर्धसूत्री में किन कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्योंकि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक दैहिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो हम सबसे पहले देखेंगे समसूत्री विभाजन क्या है। इसमें देखेंगे, इसमें दो कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती हैं, समान कोशिकाएं, भिन्न नहीं, यानी दोनों की संरचना समान संरचना वाले दो कोशिकाएं संयुक्त हो करके, या इसमें ऐसे देखेंगे
तब समझ में ज़्यादा आएगा। इसमें समान संरचना वाली कोशिका विभाजित होकर दो अपने ही समान कोशिकाएं बनाती है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी एक कोशिका से दो कोशिका, अब इसे जो कोशिका विभाजित होगी उस कोशिका को हम मातृ कोशिका कहते हैं। इस शब्द को आप याद रखिएगा, जो कोशिका विभाजित होगी उस कोशिका को हम मातृ कोशिका कहते हैं, और उसके विभाजित होने से जितनी कोशिकाएं बनेंगी उसे हम पुत्री कोशिकाएं कहते हैं, यानी डॉटर सेल कहते हैं, और इसको मदर सेल कहते हैं। देखिएगा, समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजित होती है, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, और फिर ये दो पुत्री कोशिकाएं फिर मदर सेल के रूप में काम करती हुई, यानी मातृ कोशिका के रूप में काम करती हुई चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, ऐसे ऐसे कोशिकाओं की संख्या विभाजित होकर बढ़ती जाती है। जब कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वे कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऊतक बना लेती हैं और फिर अंग के निर्माण के लिए आगे बढ़ जाती हैं, यानी अंग का निर्माण करने लगती हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आपको यह समझना है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जनन कोशिका, एक दैहिक कोशिका। तो समसूत्री विभाजन में किसका विभाजन होता है, दैहिक कोशिका का होता है कि जनन कोशिका का होता है? तो इसका उत्तर है समसूत्री विभाजन में दैहिक कोशिकाओं का विभाजन होता है। यानी दैहिक कोशिका का विभाजन होगा इसमें। ध्यान से देखिएगा, दैहिक कोशिका का विभाजन होगा, इसीलिए शरीर का वृद्धि एवं विकास होगा। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक दैहिक एक जनन। दैहिक कोशिका का विभाजन समसूत्री में होगा तो बचा कौन? बचा हमारा जनन कोशिका। जनन कोशिकाओं का विभाजन अर्धसूत्री में होता है। ठीक है, जनन कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो जनन कोशिकाएं आपस में मिलती, एक शुक्राणु यानी नरयुग्मक, एक अंडाणु आपस में मिलती हैं। जब मिलती हैं तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, वह आधा आधा बढ़ जाता है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब इसका न्यूक्लियस भी दो भागों में आधा आधा बटेगा, इसका न्यूक्लियस भी दो भागों में आधा आधा बटेगा। और फिर अगले चरण में आप देखेंगे इन दोनों कोशिकाएं जब एक दूसरे के पास आती हैं तो दोनों का केंद्रक एक दूसरे से जुड़ जाता है। केंद्रक तो आप पढ़ ही चुके हैं अब, क्योंकि कोशिकाओं में पाए जाने वाला यही सबसे मुख्य अंग है। तो यह दोनों आपस में केंद्रक संलयित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो फिर इसके फलस्वरूप चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, क्योंकि दोनों केंद्रकों ने क्या किया था, आधा आधा डिवाइड हुए थे। ठीक है, जब आधा आधा डिवाइड हुए थे तो इसका मतलब है कि अगले प्रोसेसेज में जब दोनों डिवाइड होने के बाद जब मिल गए, तो जब मिल गए ऐसे देख कर सकते हैं आप, जब मिल गए यहाँ पे तो चार मिले, 1 2 3 4 ऐसे मिले, तो चार पुत्री कोशिकाएं बनाई, क्योंकि दोनों के केंद्रक डिवाइड हुए, आधा आधा विभाजित हुए, 1 से 2, 1 से 2, 2 शुक्राणु के केंद्रक बने, 2 अंडाणु के केंद्रक बने।
चारों संयुक्त होकर के 4 कोशिका बनाएं, ऐसे 4 पुत्री कोशिकाएं बनाएं। ये क्या हैं? ये पुत्री कोशिकाएं हैं। और इसमें मातृकोशिका कौन थी? मातृकोशिका ये है, जिसका विभाजन हो रहा होता है वही मातृकोशिका है, ठीक है, या पेरेंट सेल इसमें बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंडाणु शुक्राणु दोनों भाग लेते हैं, अतः इसे जनक कोशिका भी कहते हैं। आप जो भी कह लीजिएगा सब सही है, चाहे जनक कोशिका बोलिए, चाहे मातृ कोशिका बोलिए, अंग्रेजी में मदर सेल बोलिए, चाहे पेरेंट सेल बोलिए, मतलब जो विभाजन कर रही होती है उसी को ये बोलते हैं, ऐसा। और जब विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं, पुत्री कोशिकाएं। अब देखिए दोनों के बारे में दोनों में अंतर आपको क्या दिखाई दिया, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में अंतर भी पूछा जाता है। समसूत्री विभाजन में पहला अंतर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, समसूत्री विभाजन दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या न्यूक्लियस भी बना देंगे इसका केंद्रक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कोशिका विभाजित होकर के 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें लिखेंगे आप कि अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका से या जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2। लेकिन अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको आप देख लेंगे। ये सबसे 2 मूल अंतर हैं। तीसरा अंतर है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शरीर में कायिक विकास होता है, यानी बॉडियल डेवलपमेंट होता है, शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, अंगों का विकास होता है, जैसी बातें। लेकिन अगर हम अर्धसूत्री विभाजन में बात करें तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें जनक कोशिकाओं के मिलने से, जनन कोशिकाओं के मिलने से, रिप्रोडक्टिव सेल के मिलने से नई संतति का विकास होता है, नई संतान का जन्म होता है। तो ये अंतर रहे मुख्य। तो इसमें जो मूल चीज़ें जानने वाली हैं वो यही है, कोशिका विभाजन क्या है, कोशिकाओं द्वारा विभाजित हो करके नई कोशिकाओं का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। क्योंकि इस संसार में सभी कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हुआ है, पहले की कोशिकाओं से ही हुआ है। आज की वर्तमान कोशिकाएं किससे बनी हैं? पुरानी कोशिकाओं से बनी हैं। उसके बाद कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है दैहिक कोशिकाओं में होता है, क्योंकि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक बॉडियल सेल जो पूरे शरीर भर पाई जाती हैं, हाथ पैर आँख कान नाक मुंह, इन सब में पाई जाने वाली कोशिकाएं दैहिक कोशिका हैं। जबकि अगर हम बात करें अर्धसूत्री की, अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जनन कोशिकाएं कहाँ होती है? जनन कोशिकाएं केवल जनन अंगों में पाई जाती हैं, जिसके नाम है अंडाणु और शुक्राणु, नर और मादा युग्मक, ठीक है। और जनन कोशिकाएं अंडाणु और शुक्राणु हैं जो अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेती हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा शरीर के वृद्धि एवं विकास, जबकि उससे नई संतति का विकास। इतनी बातें आप कोशिका विभाजन के तहत लिख लेंगे। इतना ही आपके 9th के सिलेबस में पढ़ना है। और कल हम अगले वीडियो में अध्याय 2 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप रिवीजन कर लीजिएगा।
और अगर कोशिकाओं से संबंधित कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा या पूछिएगा सीधे। और कल हम पार्ट 2 तक शुरू करेंगे। थैंक यू।